15 दिनों में किस तरह से प्रिपरेशन करें ताकि हमारा सिलेक्शन बिहार पैरामेडिकल 2022 में संभव हो। अगर आपका भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है तो स्वागत है आपको इस वीडियो पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल बायोपुल। गाइस, आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2016 में पूछे गए बायोलॉजी के सारे प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आप 350 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो, अगर आपको एक अच्छा सा सरकारी कॉलेज चाहिए, एक अच्छा सा कोर्स चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। हमारा चैनल पूरा आपको सपोर्ट करेगा आपके उस मंजिल तक ले जाने में जहाँ तक आप चाहते हो। तो गाइस, आज हम लोग 2016 के सारे प्रश्नों को करेंगे। जितने भी बायोलॉजी में 2016 में क्वेश्चन किए हैं, सारे प्रश्नों को आज हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा का जंतु कौन सा है। यानी कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसमें का कौन सा जंतु इसमें है। ऑप्शन ए में जोंक, ऑप्शन बी में नेरिस, ऑप्शन सी में दीमक। ये दीमक क्या होती है? जो सफ़ेद चींटी होती है ना, उसी को दीमक बोलते हैं। वाइट जो चींटी होती है, सफ़ेद चींटी, इसी को सफ़ेद चींटी को ही दीमक बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि दीमक। जो दीमक चींटी होती है वह फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की O2 बनी होती है, यानी कि जो वायुमंडल में O2 रहता है वो कहाँ से बना होता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म जीव क्रियाओं से, ऑप्शन बी जल अपघटन से, ऑप्शन सी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन डी जीवों के उपचायन क्रिया से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से। जो वायुमंडल में O2 बनी होती है, ये हरे पौधों द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पौधे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। वही ऑक्सीजन जाके वायुमंडल में रहती है। वही यहाँ पर पूछ रहा है कि वायुमंडल की O2 बनी होती है, जो वायुमंडल में O2 होती है वो कहाँ से बनी होती है। तो जाहिर सी बात है, हरे पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसी से बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा कहाँ संग्रहित की जाती है। यानी कि कोशिका श्वसन के दौरान जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे कहाँ इकट्ठा करके रखा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी, यानी कि इसको एटीपी में संग्रहित करके रखा जाता है। हमारे शरीर में जितने भी ऊर्जा अगर रिलीज होती है, उसका जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस सब का सब हमारा शरीर उसको खपत नहीं करता है। जितने भी एक्स्ट्रा ऊर्जा होता है उसको कहीं ना कहीं संग्रहित करके रखता है। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे उस ऊर्जा को संग्रहित करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। तो वो है एटीपी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन स्रावित होता है, यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये कहाँ से स्रावित होता है। और आपको बता दें कि थायरॉक्सिन जो है एक आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। वो एक स्रावित कहाँ से होता है, किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, थायराइड से। जो थायराइड ग्रंथि होता है ना, उसके द्वारा थायरॉक्सिन स्रावित होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने कशेरुकाएं होती हैं। यानी कि मानव में जो कशेरुकाएं की संख्या होती है कितनी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 33। यानी कि मानव में कशेरुकाएं की संख्या कितनी होती है? तो होती है 33। और ये कितना कितना होता है? देखिए, ग्रीवा में 7 होता है, वक्ष में 12 होता है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर लेते हैं जूम, जिससे कि यहाँ पे ग्रीवा में 7 होती है ना, वक्ष में 12 होती है, वक्ष में 12 होती है, लंबर में 5 होती है, लंबर में 5। इसके अलावा स्क्रेम में 5 होती है, स्क्रेम में 5 होती है। इसके अलावा आपके कॉक्सिक में भी 4 होती है। यानी टोटली मिला के 33 होती है। इसको आपको याद रखना है, 33 होती है, ठीक ना। टोटली 33 होता है। कितना होता है? टोटली 33 होता है, ठीक ना। मानव में कितने कशेरुक होते हैं? ये होते हैं 33।
चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन है, यानी कि जो दुग्ध प्रोटीन ये कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि केसिन में। केसिन में दुग्ध प्रोटीन मिलता है। जो जीव जंतुओं के जो बछड़े होते हैं ना, तो वो जो दूध लेते हैं उसमें से उन लोगों को दुग्ध का प्रोटीन मिलता है, जिसे केसिन कहते हैं। और एक रेनिन आता है। ये रेनिन क्या है? ये जो रेनिन नाम है, रेनिन क्या है? यह एक एंजाइम है जो कि दूध का पाचन करता है। रेनिन यह एक एंजाइम है जो कि दूध का पाचन करता है। यह वयस्कों के अपेक्षा बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। इसका बच्चों में ज़्यादा पाने का कारण पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बच्चे जो भी होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं, वो बस जितने भी शिशु होते हैं दूध ही पीते हैं। और उस दूध को बचाने के लिए उनको कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग, उनको एक अलग सा चाहिए एंजाइम उसको पचाने के लिए। तो वही रेनिन एंजाइम उन लोगों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण उन लोगों का दूध का पाचन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है किस तत्व के कारण पादप की पत्तियां पीले रंग की दिखाई देने लगती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट कर चुका है पैरामेडिक में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है ना। के भी दे सकता है, ऐसे के भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, आप के भी मार सकते हैं। किस तत्व के कारण पादप की पत्तियां पीले रंग की दिखने लगती है? तो पोटेशियम है। पोटेशियम का जब कमी होता है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां धीरे धीरे पीलापन उसमें छाने लगता है और धीरे धीरे सूखने लगती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पादप अधिकतर होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रसदार। यानी कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, मरुस्थलीय बोले तो जो भी जितने भी वो होते हैं ना, रेत पे जितने भी रेत पे पेड़ पौधे उगते हैं उन्हीं को मरुस्थलीय पादप बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अधिकतर रसदार, वो रसदार बनते हैं ताकि जितने भी रेत होते हैं वहाँ पे पानी उनी तो मिलता नहीं, इसलिए वो शुरू से ही अपने तने में पानी उनी का इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम निम्न में से किससे प्राप्त होता है? यानी कि जो पेनिसिलियम है यह किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि कवक से। पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है। किससे होता है? कवक से। और इस पेनिसिलियम का खोज किसने किया था? पेनिसिलियम का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किए थे अलेक्जेंडर। कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक ना। अलेक, यहाँ पे ड्राइंग अच्छा से हो नहीं रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऐसे फ्लेमिंग आप याद रख सकते हो, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है ताप नियंत्रक केंद्र किस भाग में स्थित होता है? इसका देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। ताप नियंत्रक केंद्र किस भाग में स्थित होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाइपोथैलेमस। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। बहुत बार रिपीट कर चुका है हाइपोथैलेमस वाला, जो कि ताप का नियंत्रण होता है, जो हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है इसको। जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड होता है उसको हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। यहाँ पे नाम आया है पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि से पूछ देते, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को एक कहाँ पाया जाता है? ये हमारे, ये भी मस्तिष्क में ही पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है उत्पादक उपभोक्ता तथा द्वितीय उपभोक्ता के संबंध में कौन सा क्रम सही है? घास, चील, खरगोश। यानी घास को चील खाएगा, चील घास खाता है? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। खरगोश, चील खरगोश को खाता है? नहीं। सी में देखेंगे, सी में चील खरगोश, यानी कि खरगोश चील को खाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में देखेंगे घास खरगोश, यानी कि घास को खरगोश खाता है और खरगोश को चील खाता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि घास खरगोश चील, यही कोटि इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है वह हानिकारक पादप जो भारत में हानिकारक जलीय घास बन गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइक्रोनिया क्रेपिपस, आइक्रोनिया क्रेपिपस। क्या हो जाएगा? आइक्रोनिया क्रेपिपस, यानी कि
वह हानिकारक पादप जो भारत में हानिकारक जलीय घास बन चुका है वो क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आइक्रोनिया क्रेपिपस। ये किस टाइप का घास होता है? ये एक जैसे कि जो ये एक समुद्री घास है, ठीक ना, जलीय घास है जो कि समुद्र में हमेशा तैरते रहता है, ठीक ना। ये जलीय पौधा है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक ना। आर्कोनिया क्रेपिपस को इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। दूध के किण्वन के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। दूध का किण्वन बोले तो इसका मतलब, यहाँ पे दूध का किण्वन बोल रहा है, इसका साफ मतलब होगा कि दूध से दही का जमना, ठीक ना। दूध का किण्वन का मतलब दूध से दही का जमना। और दही के जमाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? ये तो शुरू से ही पढ़ते हैं, लैक्टोबैसिलस। जैसे इस आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 14। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमको रिवीजन करना है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। यानी कि जो मनुष्य के आंत में पाया जाता है जीवाणु, वो कौन सा जीवाणु है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इकोलाई। जी हाँ, इकोलाई। और ये हमारे, इसे शरीर का दोस्त भी कहा जाता है। इकोलाई को शरीर का दोस्त भी कहा जाता है क्योंकि जो भी हमारे शरीर के आंतरिक क्रियाएं होती है, पाचन से लेकर जो भी आत्म क्रियाएं होती है, उस सब में ये हेल्प करता है इकोलाई, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र में शर्करा उत्सर्जन का कारण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेसोप्रेसिन का अधिक श्रावण, ठीक ना। वेसोप्रेसिन का अधिक श्रावण हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है? कोई बताएगा ये ऐसा होता क्यों है? इसे जो जो वेसोप्रेसिन है ना, इसे एडीएच भी बोला जाता है। इसे एडीएच से शॉर्ट में एडीएच भी बोला जाता है, ठीक ना। ये श्रावण शर्करा, जो जब ये मूत्र में शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है ना, तो यह इसका श्रावण ज़्यादा होने लगता है। इसको डायबिटीज भी बोला जाता है, जो शुगर बोला जाता है ना आजकल, शुगर। आज इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, शुगर बोला जाता है ना, डायबिटीज, वही है ये। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन। बस इतना याद रखना, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र में शर्करा उत्सर्जन का कारण क्या है? तो यह है वेसोप्रेसिन का अधिक श्रावण। पूछ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 16 नंबर क्वेश्चन है, एलिफेंटेसिस रोग का कारक निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है? यानी कि एलिफेंटेसिस जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, वो किस प्राणी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोटोजोआ। जो एलिफेंटेसिस रोग होता है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक ना। इसे इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। इस रोग को, एलिफेंटेसिस को, इसे हाथी पाँव, फलेरिया, फलेरिया नाम सुने हैं ना, इसे हाथी पाँव भी बोला जाता है, फलेरिया भी बोला जाता है। ऐसे इसे फलेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की मियोसिस प्रक्रिया होती है। यानी कि कोशिका विभाजन की मियोसिस प्रक्रिया कहने का मतलब है इसका अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ना कोशिका में, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसी को ये बोल रहा है। अर्धसूत्री विभाजन को ही मियोसिस बोल रहा है। ये कहाँ पे होता है? तो ये जो हमारे शरीर में अर्धसूत्री होता है मुख्य रूप से जनन के लिए होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। और ये किस लिए होता है? जनन कोशिकाओं में किस कारण होता है? बस इसका काम है युग्मक का निर्माण करना, ठीक ना। अर्धसूत्री का काम होता है युग्मक का निर्माण करना, बस इसका इतना ही काम होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन की मियोसिस प्रक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जनन कोशिकाओं में। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत जल्द इस चैनल पे आपको लाइव क्लास मिलने वाला है, ठीक ना। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आप क्लास करना भी नहीं चाहते हैं, केवल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। आप जाकर सर्च कीजिएगा बायोपुर, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है बायोपुर। आपको वहाँ पे लगभग 100 सब्सक्राइबर मिलेंगे। वहाँ पे जाकर आपको ज्वाइन हो जाना है। वहाँ से सारे पीडीएफ लेके कम से कम पीडीएफ को पढ़ लेना है। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपका 350 प्लस मार्क्स एकदम फिक्स है।
तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।